ये सिलेक्टिव केवल एक व्यक्ति के खिलाफ है। दुरुपयोग तो किसी भी लगा, प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक। विद्यालय भवन के निर्माण में और किसी की बेटी की शादी में अगर गलत पैसा भी लग जाए तो पवित्र हो जाता है, तो दुरुपयोग कैसा? जिन्होंने का पाप का घड़ा भर चुका था वो फूट गया, काफी चीजें उजागर हो रही हैं। दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर बहुत बड़ा गड़बड़झाला किया? सवाल यह भी कि जौहर विश्वविद्यालय के नाम पर आजम का यह गड़बड़झाला किस लेवल तक का है? किससे भ्रष्टाचार के आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं? क्या आजम खान ने लीज पर दी गई इमारतों का भी नियमों को ताक पर रखकर गलत इस्तेमाल किया? आजम खान के भ्रष्टाचार पर एक्शन हो रहा है तो फिर समाजवादी पार्टी इसे सेलेक्टिव क्यों बता रही? क्या भ्रष्टाचार पर एक्शन को भी समाजवादी पार्टी धर्म के एंगल से जोड़कर सिंपैथी लेना चाहती है? आजम खान पर हाल में हुई छापेमारी के बाद अब जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। नया खुलासा हुआ है कि आजम खान को जौहर विश्वविद्यालय को संचालित करने के लिए जो सरकारी इमारत लीज पर दी गई थी, आजम खान ने उसमें भी करप्शन किया, उसमें भी भ्रष्टाचार किया। इसे सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। दरअसल साल 2007 और 2012 में जौहर ट्रस्ट को इमारत दी गई। दोनों इमारतों को 30 साल की लीज पर दिया गया। आजम को दी गई भवनों का क्षेत्रफल 41,181 वर्ग फीट है। यूनिवर्सिटी संचालित करने की शर्त पर इमारत दी गई थी, यानी विश्वविद्यालय संचालित होगा इस जमीन से। आजम खान ने लीज की इन शर्तों का उल्लंघन किया। आजम ने एक भवन को समाजवादी पार्टी का दफ्तर बना दिया। दूसरे भवन में चल रहा है आजम खान का प्राइवेट स्कूल, यानी विश्वविद्यालय का संचालन नहीं। सपा दफ्तर और रामपुर पब्लिक स्कूल खाली कराने की तैयारी है। पहले यहां पर जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय था। दोनों विभाग के दफ्तर दूसरी जगह बनने के बाद पुरानी इमारतें खाली हुई थी। तो ये कुछ बड़ी बातें कि किस तरीके से गड़बड़झाला चल रहा है उस पर संभावित एक्शन की बात भी। यह सिर्फ एक मामला नहीं है। आजम खान पर कई आरोप लग चुके हैं, भले ही वो जौहर ट्रस्ट में टैक्स से चोरी का हो या फिर जौहर ट्रस्ट नाम पर चंदा लेने में गड़बड़झाले का। इतना ही नहीं, किसानों की जमीन हड़पने का मामला या फिर तमाम सरकारी विभागों द्वारा करोड़ों रुपए जौहर ट्रस्ट में लगाने का, या फिर सांसद निधि के पैसे का दुरुपयोग करना। लेकिन अगर अब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और जांच हो रही है तो समाजवादी पार्टी इसे सेलेक्टिव बता रही है। सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने क्या कुछ कहा। ये सिलेक्टिव केवल एक व्यक्ति के खिलाफ है। दुरुपयोग तो किसी भी लगा। आप ये जो जांच करने वाले हैं, कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक जिस पे आरोप न लगाए जा सकते हैं और सिद्ध भी किए जा सकते हैं। कोई सांसद निधि का क्या दुरुपयोग है? सांसद निधि का पैसा अगर यूनिवर्सिटी के लिए दिया गया है तो उसमें कैसे दुरुपयोग हो सकता है? मैं आपको बताऊं कि जब हमने चौधरी चरण सिंह कॉलेज खोला था कैमरा में 80 में, तो चौधरी साहब ने कहा था स्कूल में पैसा वैसा बहुत लगता बिल्डिंग बनाने वाला नेताजी के और लोग के साथ। फिर उन्होंने एक बात कही जो हम कभी भूल ही नहीं सकते। चौधरी साहब जैसे व्यक्ति, उन्होंने कहा देखिए, विद्यालय भवन के निर्माण में और किसी की बेटी की शादी में अगर गलत पैसा भी लग जाए तो पवित्र हो जाता है, तो दुरुपयोग कैसा? सांसद निधि तो सरकारी है, कलेक्टर रिलीज करता है, जिम्मेदार उसके लिए कलेक्टर होता है। आप सोचिए क्या तर्क है। आपको सुनकर हंसी आ रही होगी कि विद्यालय भवन का निर्माण, यूनिवर्सिटी के भवन का निर्माण, तो नियमों को ताक पर रख दीजिए, कहीं का पैसा कहीं ट्रांसफर कर दीजिए, करप्शन कर दीजिए, वो पैसा गड़बड़ नहीं होगा। यूपी की योगी सरकार का कहना है कि पाप का घड़ा जो भर चुका था वो अब फूट गया है। जांच में जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी और जांच की आंच कहां तक जाएगी ये खुलासा होने के बाद पता चलेगा। जांच नहीं है, पाप का घड़ा जब भरता है और वो फूटता है तो जांच हो रही है। जांच होने पे जो दोषी पाया जाएगा
अगर सरकारी खजाने में जो पैसा होता है, ये निधि भी जो होती है वो विकास निधि होती है। अगर दुरुपयोग होगा उसकी जांच होगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सरकार कोई बेमनस्ता बस किसी के खिलाफ जांच और कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन अगर थोड़ा हाथ डालने से इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार निकल के बाहर आ रहे हैं, तो पूरी जब जांच होगी तो उसकी आंच कहां तक जाएगी, तो जांच के बाद उठाए गए हैं। जिन्होंने पाप का घड़ा भर चुका था वो फूट गया, काफी चीजें उजागर हो रही हैं। दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। पहला सवाल यह कि आजम का खेला यूनिवर्सिटी के नाम पर, क्या यह पूरा गोरखधंधा है जिसकी सच्चाई अब सामने आने लगी है? जौहर में सरकारी फंड भ्रष्टाचार का खेल कितना बड़ा है, कितना प्रचंड है? सरकारी दफ्तर में कैसे खोला गया पार्टी दफ्तर और प्राइवेट स्कूल, इस पर क्यों नहीं बोलते समाजवादी पार्टी के नेता? सवाल यह भी कि पाप का घड़ा फूट गया और राजनीति शुरू हो गई। और सवाल सबसे बड़ा यह जो रामगोपाल यादव ने कहा कि आजम पर एक्शन सेलेक्टिव कैसे। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। सत्यनारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अजीज खान जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और साथ ही मोहम्मद फरहान जो कि एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजीज जी, मैं आपसे शुरू करता हूं और सवाल सबसे पहले और एक लाइन का सवाल कि रामगोपाल यादव ने कहा कि आजम खान पर एक्शन सेलेक्टिव है, इस सेलेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? देखिए राकेश भाई, निश्चित तौर पे जो माननीय गोपाल जी ने कहा, रामगोपाल जी ने कहा, वो बिल्कुल सच है। आप देख रहे हैं कि एक शख्स ने एजुकेशन के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया, एक विश्वविद्यालय बनाया, उसमें हर धर्म जात संप्रदाय के लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। और मुझे लग रहा है शिक्षा देना, शिक्षा लेना, ये हमारे देश की परंपरा रही है, हमारी संस्कृति रही है। लेकिन जिस तरह ये सरकार खुद तो कोई शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं कर रही है, ना तो किसी प्रकार का कोई यूनिवर्सिटी बना रही है, ना किसी तरीके का कॉलेज बना रही है। जिस तरीके से इसने वायदा किया था, बड़े बड़े दावे किए थे इसने कि साहब हम तमाम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे और तमाम एजुकेशन का प्रचार प्रसार करेंगे, खुद नहीं किया। लेकिन जो लोग एजुकेशन का प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं, जो एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, आज सरकार कहीं ना कहीं उनको टारगेट पर ले रही है। सरकार नहीं चाह रही कि लोग शिक्षित हों, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। मैं इस पर आऊंगा अजीत जी, मैं इस पर आऊंगा। मेरा सवाल था सेलेक्टिव कैसे, वो जरा समझा दीजिए, फिर मैं आऊंगा इस पर भी आता हूं। है जो निचली, सर राकेश जी सुनिए मेरी बात जी, क्या आप पूछ रहे थे सर? मेरा सवाल था कि आजम पर एक्शन सेलेक्टिव कैसे, ये समझा दीजिए, फिर जो आप बात कर रहे हैं उस पर भी आ जाऊंगा। सर मैं उसी बात पे आ रहा हूं। आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक शख्स ने तमाम बड़े बड़े काम किए, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया, आज आप देखिए कि उसको जेल में डाल दिया गया। उसके ऊपर 115 से लेकर 120 मुकदमे बाकायदे उस पर लगाए गए, और छोटे छोटे मुकदमे, जिन मुकदमों का कोई ग्राउंड नहीं रहा, जिन मुकदमों का कोई आधार नहीं था। सवाल इस बात का है कि सेलेक्टिव नहीं है और क्या है, व्यक्ति विशेष को टारगेट करने की बात नहीं है और क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि तमाम आजम खान को क्यों टारगेट कर रही है सरकार? भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार का क्या फायदा है आजम को टारगेट करने में? आपने जो बातें कही उस पर भी आऊंगा। आजम को टारगेट करने में सरकार का फायदा क्या? बीजेपी जाने। सर मेरी बात देखिए सर, राकेश जी, बीजेपी हर उस शख्स को टारगेट करती है कि जो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ बात करता है, जो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करता है। इसलिए बीजेपी को पता है कि माननीय आजम खान साहब उसके तमाम काले कारनामों को कहीं ना कहीं उजागर कर रहे थे, उसको बेनकाब कर रहे थे। इसलिए माननीय आजम खान साहब, ठीक, मैं आता हूं जितनी बातें आपने कही हैं, मैं जितनी बातें आपने अजीज खान कही हैं, मैं आता हूं। उससे पहले एसएन सिंह जवाब दे लीजिए। आप लोग टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आजम खान आपके खिलाफ बोल रहे थे। देखिए, भ्रष्टाचार में साझेदार समाजवादी पार्टी की सरकार को दर्द इसलिए इस समय हो रहा है क्योंकि ये लोग पहले ही 400 करोड़ रुपए अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप उसका हवाला तो देंगे, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कोई भी व्यक्ति 400 करोड़ रुपया नहीं दे सकता है। पीडब्ल्यूडी से दिया गया है, जल निगम से दिया गया, आप कैसे दिए इसको बताएंगे। दूसरा, अगर हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं तो उनको ही बताना होगा कि कोई भी व्यक्ति जो गरीबों की संपत्ति पर आप कब्जा करके कोई भी अच्छा कार्य करने जा रहे हैं तो वो कौन सा अच्छा कार्य है? 80 मुकदमे दर्ज हुए जिसमें से 20 ऐसे गरीब थे
जो मुस्लिम धर्म से आते हैं, जिन्होंने कहा कि वो 3 लाख रुपए तय किए और 1.5 लाख भी नहीं दिए। कई लोगों ने कहा हमको पैसा ही नहीं मिला है, रातों रात समाजवादी पार्टी की सरकार पुलिस लगाकर और 4 दीवारी के अंदर हमारी जमीन कर ली जाती है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है कि पूरी समाजवादी पार्टी की सरकार उस समय उस भ्रष्टाचार में लिप्त थी। और जब उन गरीबों की आवाज वर्तमान जनता की सरकार, जवाबदेह सरकार भारतीय जनता पार्टी बनती है, तो आरोप लगाते हैं, अरे भैया अगर 400 करोड़ रुपया आपने खर्चा है तो आप बता दीजिए, फिर 60 करोड़ क्यों बता रहे हैं? 4 करोड़ का हिसाब नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं 10 लाख 20 लाख दिए। अगर 4 करोड़ रुपए कोई दिया है तो आप बताइए कि 4 करोड़ दिया है और कहां से आया। तो गरीबों की जमीन को आप कब्जा किए, गलत तरीके से सरकार के धन का अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो वो शिक्षा के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं। और तीसरा, राकेश जी आप ही ने भी दिखाया कि ऐसा सरकारी भवन जिसमें भ्रष्टाचारी समाजवादी पार्टी का दफ्तर बनाया जा रहा है, तो सरकारी भवन का अगर आप दुरुपयोग करेंगे, उसके बाद भी जनता की, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उस पर सवाल नहीं उठाए। गरीबों की जमीन पर कोई भी कब्जा करेगा, ठीक, चाहे जिस जाति धर्म का नहीं, होगा, लेकिन उसको वो खाली कराने का अरे कार्य किया। एसएन सिंह मैं आ रहा हूं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि बेटी की शादी हो, विद्यालय के भवन का निर्माण हो तो कहीं का पैसा लगा दीजिए, वो गलत कुछ नहीं होता है, उसमें नियमों को तोड़ दीजिए, सब माफ है। मैं आऊंगा इस पर, लेकिन अवधेश जी, जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर सरकारी इमारत का दुरुपयोग करिए, वो जायज है क्योंकि यूनिवर्सिटी का भवन बन रहा था। समाजवादी पार्टी का दफ्तर खोल दीजिए, अपना प्राइवेट स्कूल खोल दीजिए, जायज ठहरा देंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी का भवन बन रहा था। 6 विभागों के 106 करोड़ ट्रांसफर कर दीजिए, कोई हिसाब नहीं है साहब कैसे, क्योंकि विद्यालय का भवन, बेटी की शादी, पैसा जायज हो जाएगा। यह परिभाषा आपने सुनी आज तक अवधेश जी? देखिए, जो राम गोपाल जी कह रहे हैं, अब मेरी तो कुछ बातों से सहमति, हम लोगों ने भी इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, लेकिन कानून को तोड़ करके नहीं। किसी विभाग का अगर पैसा आया है तो उस विभाग के नियम कानून का पालन करते हुए हम लोगों ने भी किए अपने जीवन में। लेकिन ये जो विश्वविद्यालय है, असल में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये विश्वविद्यालय, ये प्राइवेट तो बाद में हुआ है। 2004 में बाजाबता समाजवादी पार्टी की सरकार में एक विधेयक लाया गया था कि एक सरकारी स्वामित्व वाला उर्दू विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, और उसी यही नाम था, और उसमें आजम खान जी आजीवन उसके चांसलर रहेंगे। उस समय यूपीए की सरकार थी, उस सरकार ने इसको खारिज किया था, टीवी राजेश्वर ने इसको नामंजूर किया था। विधेयक में कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था कि हम इसको नहीं होने देंगे। पहले तो इसकी कहानी ये है, सुन लीजिए। दूसरी बात है कि जो ये कह रहे हैं सबके लिए है। अब देखिए, इसमें जो इसका जो सिद्धांत दिया हुआ है, अब देखो मैं पढ़ रहा हूं, आदर्श वाक्य इस यूनिवर्सिटी का क्या है? पढ़ना अपने रब के नाम पर जिसने बनाया है, ये कुरान का 96.1 वाला जो आयत है, वो पहला कोट है वहां। तो इसलिए जो बातें हो रही है ना इस समय, पहले तो इस यूनिवर्सिटी का लक्ष्य क्या था, कैसे बना, इसके बाकी जब मुलायम सिंह की दोबारा सरकार आई है तब फिर हुआ कि भैया इसको प्राइवेट करो, क्योंकि उस समय भी यूपीए सरकार मतलब दिक्कत आ रही थी। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये शुरू से आजम खान के दिमाग की एक उपज। नहीं, वो तो वो एक अलग मसला है अवधेश जी जो आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये करप्शन वाला मामला, हाजी इकबाल कुरैशी की यूनिवर्सिटी, उसके ट्रस्ट को आपने 7 करोड़ 42 लाख दे दिए, कोई हिसाब नहीं है। भाई ऐसा है कि सेकुलरिज्म के नाम पर कुछ भी भ्रष्टाचार नहीं होता है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। अगर रब के नाम पर हो रहा है, उर्दू के नाम पर हो रहा है, उसमें ऐसी ऐसी शिक्षाएं की जा रही है, तो उसमें तो कुछ भ्रष्टाचार होना ही नहीं है। समाजवादी पार्टी को वोट चाहिए था, लेकिन ये भूल गए थे कि आने वाले समय में दूसरी सरकारें भी आ सकती है। मैं तो ये कह रहा हूं कि यूपीए सरकार भी अगर होती ना, उसमें भी यह जांच होती, क्योंकि कांग्रेस इसका विरोध कर चुकी थी। मोहम्मद फरहान, इसमें कंप्लीट नियम कानून का उल्लंघन करते हुए केवल इतना ही है कि खाता न बही आजम खान जी का है। नहीं, लेकिन वो दौर गुजर गया। अरे वो दौर गुजर गया अवधेश जी, जब सरकार में थे, मंत्री थे, सीएम के बराबर उनकी हैसियत हुआ करती थी, तब ये कहा जाता था कि जो खाता न भाई, जो आजम का है वही सही। ये तब हुआ करता था, लेकिन दौर चला गया। मोहम्मद फरहान, सब पैसा यूनिवर्सिटी में जो समाजवादी पार्टी कह रही है, आपको क्या लग रहा है कि आजम पर जो एक्शन हो रहा है वो सिलेक्टिव है, या फिर ये एक्शन आपको ठीक लग रहा है? क्योंकि कई सारे मामले हैं स्क्रीन पर लगातार चला रहे कि आजम खान पर क्या गंभीर आरोप है। देखिए पांडे जी, मैं रामगोपाल जी की बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। आपको भी समझने की आवश्यकता है। रामगोपाल जी ने क्या कहा? रामगोपाल जी ने कहा कि किसी एक व्यक्ति पर आप इस तरीके से कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में तो सभी लोग सम्मिलित थे। मतलब उनका कहने का तात्पर्य था
कि पूरा यादव परिवार भ्रष्टाचार में सम्मिलित था। 97,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। सीएजी की रिपोर्ट थी, ये सीएजी की रिपोर्ट है, मेरी अपनी बनाई हुई रिपोर्ट नहीं है। इसके बाद आप जान लीजिए गोमती रिवर फ्रंट घोटाला हुआ, खनन घोटाला हुआ, और क्या नाम है 110 करोड़ का लैपटॉप घोटाला हुआ। ऐसे हजारों सैकड़ों करोड़ के घोटाले हुए। उस घोटाले की जांच तो सीबीआई को दी गई। एक घोटाला तो मैं आपको बताना चाहता हूं जिसमें 21 लाख रुपए समाजवादी पार्टी सरकार ने अपने पास से खर्चा कर दिया कि इसकी सीबीआई जांच न होने पाए। यादव सिंह का घोटाला 21 लाख रुपया ताकि उसकी सीबीआई जांच न होने पाए, मगर सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं इसकी जांच होगी। और जब जांच हुई तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले आप देख रहे हैं कि आज समाजवादी पार्टी परिवार, यादव परिवार पर जांच चल रही है मगर कार्रवाई नहीं हो रही है। बस फर्क इतना है कि आजम खान पर जांच के साथ साथ कार्रवाई भी हो रही है, यही अंतर है। नहीं तो आप देखिए ऐसे अधिक संपत्ति के मामले में पूरा यादव परिवार फंसा हुआ है। इसके बाद गोमती रिवर फ्रंट में सीबीआई जांच है, ईडी जांच है। इसके बाद क्या नाम है आप देख सकते हैं लैपटॉप घोटाले में सीबीआई जांच है, ईडी जांच है। और 97,000 करोड़ का जो शिक्षा और क्या नाम है खनन और समाज कल्याण विभाग में घोटाला हुआ तो उसकी भी जांच चल रही है। मगर जांच चल रही है, जांच अनावरत चलती रहेगी, अनंत काल तक जांच चलती रहेगी। जब तक प्राण रहेगा शरीर में तब तक चलेगी। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। फर्क यहाँ पे क्या है कि आजम खान तो आपको क्या लग रहा है कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है बाकी यादव परिवार पर? फरहान, आपको क्या लग रहा है? भैया हम तो यही कहते आए हैं कि जिस तरीके से यादव परिवार ने अपने आप को मैनेज कर लिया उस तरीके से आजम खान को भी करवा दीजिए। कहा एक मुसलमान को जबरदस्ती प्रताड़ित करवा रहे हैं। इस तरीके से आपने इतने लाखों करोड़ का घोटाला करके अपने आप को सुरक्षित रखे हुए जांच चल रही है। इसी तरीके से आजम खान की भी जांच चलती है, उनके ऊपर कार्रवाई ना हो ऐसा कुछ सिस्टम बना दीजिए। ये इसका जवाब देंगे रिवर फ्रंट और बाकी ये कोई पैक्ट हो गया है क्या? एसएन सिंह कोई पैक्ट हो गया क्या अखिलेश यादव से? देखिए के पीछे राकेश जी देखिए ऐसा है। रिवर फ्रंट घोटाले में 22 लोग आरोपी पाए गए और वो जांच चल रही है। जब जांच कोई एजेंसी करती है वो सरकार नहीं करती है, स्वायत्त एजेंसी करती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 53 अधिकारी जेल जा चुके हैं। लगभग 42 लोगों को वो वापस घर वापसी हो गई है, वो नौकरी से निकाले जा चुके हैं। तो जब ऐसी सरकार होती है जहां गलत कार्य करने वालों को दंड दिया जाता है, चाहे कोई यादव परिवार हो, सिंह परिवार हो, कोई भी परिवार, अपराधी हमारे लिए पूछ रहे हैं आजम खान के प्रकरण में कितने अधिकारी जेल गए? देखिए आजम खान के प्रकरण में अपराधी जेल में नहीं, आजम खान जी जेल में। अधिकारी चूंकि आजम खान जी अधिकारियों को गाली देते थे, अधिकारियों से गलत कार्य कराते थे और गलत स्वयं करते थे। अगर आजम खान जी गलत कार्य करेंगे, आजम खान जी एक मकान का 30 लाख रुपए जो उनका स्टोर था उसका 30 लाख रुपए बिजली का बिल नहीं भरे। तो जब हमारी सरकार आई उनको बिजली का बिल में आ रहा हूं। नहीं फरहान आपने अपने हिस्से का खेल खेल दिया। फरहान आपने अपने हिस्से खेल दिया आजम खान को मुस्लिम बताकर कि एक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि मुस्लिम है। आपने अपने हिस्से का खेल दिया। अजीम हाँ जल्दी बोलिए। हाँ अभी हमारे बड़े भाई सिंह साहब कह रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद प्रमाणित कर दिया। हमने कहा कि आजम खान के मुद्दे पर अधिकारी कितने जेल गए तो उन्होंने कहा वहां आजम खान खुद जेल गए हैं। और जब यादव परिवार की बात आती है तो वहां 25 अधिकारियों को जेल भेज दिया और उन यादव परिवार के तमाम लोगों को सेव कर लिया। यही जो गलत कार्य करेगा वो जेल जाएगा। जो गलत कार्य करेगा, अधिकारियों की यूनिवर्सिटी नहीं थी, जो अधिकारियों की यूनिवर्सिटी नहीं थी, अधिकारियों ने नहीं यूनिवर्सिटी को बनाया था, अधिकारियों ने जमीन नहीं कब्जा किया था। और जो गलत कार्य करेगा, मुझे लगता है कि मेरे मित्र आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेना चाहिए। सरकार के पास ठीक मैं आ रहा हूं। अजीज खान एक मिनट रुक जाइए। एक लाइन बता दूं इसमें। हाँ जल्दी। ऐसा है कि आजम खान इस मामले में अभी जेल में नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। अधिकारियों से भी 13 सितंबर से लगातार पूछताछ हो रही है और भविष्य में उनके भी जेल जाने की संभावना बन सकती है, ये ध्यान रखिए। नहीं मैं इस पर आ रहा था। मोहम्मद फरहान समझिए जो अवधेश जी ने कहा है कि अभी ये जौहर यूनिवर्सिटी वाले मामले में जेल नहीं गए हैं आजम खान, तो ये समझिए, इस फर्क को समझिए। कई सारे मामले हैं। चलिए मैं आता हूं अजीज खान, मैं फिर आ रहा हूं। क्या ये सेलेक्टिव इसलिए कहा गया, इशारा सिर्फ इसलिए जो मोहम्मद फरहान ने खुलकर कह दिया कि मुस्लिम वाली बात, या फिर ऐसा लग रहा है कि ये जांच का दायरा बढ़ेगा तो बड़े लोग भी आ जाएंगे चपेट में, इसलिए अब आजम खान के किनारे खड़े होने की कोशिश हो रही है? क्योंकि 6 विभाग 106 करोड़ ट्रांसफर करते हैं, जौहर यूनिवर्सिटी में टीचरों को वेतन देते हैं, टीडीएस नहीं जमा करते हैं,
हाजी इकबाल कुरैशी, आज तक समाजवादी पार्टी का कोई नेता यह जवाब नहीं दे पाया। मैं 2-3 बार इस पर डिबेट कर चुका हूं कि हाजी इकबाल कुरैशी की जो ट्रस्ट है लोकल यूनिवर्सिटी का, उसको 7 करोड़ 42 लाख के इक्विपमेंट डोनेट करते हैं, वो माफिया है। यूपी सरकार खोज रही है, पुलिस खोज रही है यूपी की, उससे संबंध है। फिर उसके बाद फ्लाईओवर बनवा लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए, कॉलेज, रिजॉर्ट, पूरा बिजनेस खड़ा करके रखा हुआ है पर्सनल। अजीज खान जी, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। आवाज अभी आपको आवाज आ रही है? चलिए, हाँ ये अब आई। देखिए राकेश जी, 2-3 नहीं आ रही मैं मेरा सवाल सुना आपने? देखिए 2-3 बातें फरहान जी ने कही, हाँ। और ये इनकी बातों से यह एहसास हो रहा है। सर सुन ले, आवाज आ रही है सर मेरी? नहीं, बिल्कुल आ रही है। मैं कह रहा था, देखिए फरहान जी, कहीं ना कहीं जो एक देश में, सर देश में जो चर्चा है कि एमआईएम का काम क्या है, सिर्फ ध्रुवीकरण करना और बीजेपी की मदद करना और गलत तथ्यों को पेश करना, ठीक, ये काम कर रहे हैं। ये अपने उस काम को ये बखूबी कर रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा कहीं ना कहीं हमेशा क्रॉस। अजीज खान जी माफी, सुन लीजिए सर, छोटी छोटी बातें हैं। आपने कहा कि मुस्लिम कहकर ध्रुवीकरण कर दिया मोहम्मद फरहान ने, तो अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ था और तब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि भाईचारा खराब हो रहा है, तो वो क्या था, ध्रुवीकरण था या कुछ और था? अरे सुनिए ना, आप तो बात ही नहीं सुनेंगे, मुसीबत नहीं, मैं बात सुन रहा हूं, पूरा समय दे रहा हूं। अखिलेश जी ने उस वक्त जो बात कही थी, उस वक्त मुनासिब बात कही थी। सुनिए ना, आपके लिए मुनासिब बात हो गई और अब सच्चाई की बात हो रही, तो मुनासिब ये बताइए कि जिस तरह से तो सवाल पूछा जाएगा ना कि अपराधियों के लिए तुष्टीकरण की बात क्यों करते हैं, जब अखिलेश यादव जी ने रामपुर में जो विस्फोट की घटना को अंजाम दिया था, वाराणसी में उसको जब छोड़ते हैं भाईचारे के नाम पे, वो क्या है, उसका भी आज जवाब दे दीजिए। फिर आप अकेले बोलिए, आप अकेले बोलिए। के नाम पे उन अपराधियों को छोड़ा जाता है भाई, आप जिनको हाई कोर्ट और चलिए मैं फिर उस पे क्या कहा जाएगा? प्लीज सुन लीजिए। अजीज जी अपनी बात पूरी करिए। अरे भाई, एक बात मुझे फरहान मैं आऊंगा। अजीज खान की बात पहले पूरी हो जाए, हम लोग अजीज खान की पहले बात पूरी हो जाए, फिर फरहान आपके पास आऊंगा। सुनते हैं बातों को गंभीरता से, फिर आप ही लोग बोलिए सर। कंप्लीट ये तरीका नहीं, बीच में इंटरप्ट नहीं करें, पूरी बात सुने आप। देखिए उस वक्त जो बात कही थी माननीय अखिलेश जी ने, बिल्कुल दुरुस्त कही थी। जिस तरह दिन दहाड़े हत्या की गई, निश्चित तौर पे सवाल खड़ा हो रहा है, बिल्कुल सवाल खड़ा हुआ, लॉ एंड ऑर्डर पे और तमाम तरीके की बातें, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल था और सवाल उठेगा, हम नहीं कह रहे। अरे यही तो पूछा जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही थी, पूरा देश देख रहा था। एक बात प्लीज उनकी बात। अरे भाई, आप बात की बड़ी मुसीबत है, मैंने रोक दिया। अरे पूरा राकेश जी, आप ही बात करिए। ये मैं ये तरीका नहीं, मैं ऐसे चिल्ला के बात नहीं कर पाऊंगा। मैं बस अरे मैंने उनको रोक दिया, अजीज खान जी रोक दिया। कोई बीच में नहीं आएगा, एक मिनट, कोई बीच में नहीं आएगा। 30 सेकंड अजीज खान के अनइंटरप्टेड, फिर फरहान आपके पास आऊंगा। देखिए राकेश जी, एक बात आप समझिए, जैसे एसएन सिंह और फरहान, ये दोनों जिस तरह से नूरा कुश्ती कर रहे हैं, एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अंदर से मोहब्बत भी है, जग जाहिर है साहब। जिस तरह ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इस मुल्क में ध्रुवीकरण हो और वोटों की राजनीति हो, वो हम नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी ये काम नहीं होने देगी। किसी के साथ भी अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी खड़ी मिलेगी, और खड़ी है समाजवादी पार्टी। ये कितना भी आरोप लगाएं, चाहे वो फरहान आरोप लगाएं, चाहे वो सिंह साहब आरोप लगाएं, सच्चाई यही है। समाजवादी पार्टी हमेशा सच्चाई के साथ जल्दी से 20 सेकंड और खड़ी है, और सच्चाई की हमेशा जीत। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आजिज भाई सुनिएगा, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से। माननीय आजम खान साहब तक ये बात बहुत जल्द बहुत अच्छी रहेगी कि अभी तो उनके पीछे ईडी, सीबीआई, आईटी और एसआईटी लगी हुई है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप टोपी और लाल कुर्ता पहनकर रोड पर ना निकलिएगा, नहीं कहीं आपके पीछे सांड ना भी लग जाए, और अगर सांड लग गया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अरे हो गया, नहीं अवधेश जी, एक क्विक कमेंट। समय बिल्कुल भी नहीं है, समय बिल्कुल भी नहीं है। ध्रुवीकरण की बात कहते कहते पहुंच गए अतीक के मामले में। अतीक की हत्या हुई थी, असद का एनकाउंटर हुआ था, ये समझ नहीं पा रहे। बस एक लाइन का कमेंट अवधेश जी, समय नहीं है सर। समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनावी पराजय के बाद एक समुदाय के वोट लेने के लिए सारी सीमाओं का उल्लंघन किया। अगर आजम खान अगर निर्दोष है, आजम खान की नजर में, तो समाजवादी पार्टी के तो इतने बड़े वकील सांसद हैं भाई राज्यसभा के,
सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर चैलेंज करवा Yes, दीजिए ना, yes. जवाहर यूनिवर्सिटी के बारे में कि जांच करवा दे सुप्रीम कोर्ट अपनी बिल्कुल, मॉनिटरिंग जैसे में। 370 का केस लड़ रहे हैं वो। नहीं, मैं कह रहा हूं 35 का लड़ रहे हैं यूनिवर्सिटी केस की सुप्रीम कपिल कोर्ट सिब्बल। की मॉनिटरिंग में चलिए जांच ठीक करवा है, दें। वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जांच की आंच कहां तक पहुंची है, थोड़ा समय इंतजार कीजिए। चुनावी मौसम में बहुत सारे स्टेटमेंट भी सुनने को मिलेंगे।